जब भारतीय जनता पार्टी की कोई राज्य सरकार खतरे में होती है, मुश्किल में होती है, तो गोदी मीडिया उन मुद्दों को क्यों नहीं उठाता है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। वहां हालात इस कदर बदतर हो गए हैं कि कम से कम एक राज्य में तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। मगर मीडिया उन राज्यों पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है और कई राज्यों में तो यह भी हो सकता है कि सरकार ही गिर जाए। तीन राज्यों पर गौर किया जाए। सबसे पहले मणिपुर में अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है और कल ही करीब 9 लोग मारे गए हैं। उसे डिटेल से मैं बताऊंगा। दूसरा राज्य महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के बीच हालात बद से बदतर हो रहे हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि बीजेपी के एक नेता ने एकनाथ शिंदे को मेंढक तक बता दिया है। एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं उनकी सीट पर भाजपा की निगाह है। और तीसरा राज्य हरियाणा। दोस्तों, पहलवान बेटियों के साथ जो ज्यादती भाजपा कर रही है उसका परिणाम यह हुआ है कि हरियाणा के अंदर जो इस वक्त गठबंधन की सरकार है, जिसमें दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं, वहां पर दुष्यंत चौटाला ने यह तक कह दिया कि कोई भी पार्टी किसी दूसरे पर एहसान नहीं कर रही है। अगर सरकार को गिरना होगा तो गिर जाएगी, ये तक कहा जा रहा है। कौन क्या कह रहा है कुछ देर बाद दोस्तों, मगर एक एक करके मैं आपको बतलाने वाला हूं कि हालात दरअसल कितने गंभीर है। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं महाराष्ट्र से। इस खबर पर गौर किया जाए। ठाणे में श्रीकांत की सीट पर फिर बीजेपी ने ठोका दावा। लोकसभा चुनाव से पहले किसके लिए बैटिंग करेंगे एकनाथ शिंदे। सबसे पहले दोस्तों, पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी की एक खबर देखिए। इस खबर के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं जिनका नाम है अनिल बोंदे ने एकनाथ शिंदे पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने एकनाथ शिंदे के बारे में जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, उसके बाद कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग राजनेता वो गठबंधन में नहीं बना रहेगा। उनके लिए जिस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है वो है मेंढक। और क्यों किया मैं आपको बताता हूं। बकौल अनिल बोंदे, एकनाथ शिंदे जो हैं उनका वर्चस्व या उनका राजनीतिक प्रभाव सिर्फ ठाणे तक है, यानी कि ठाणे के वो मेंढक हैं। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे जहां से लोकसभा सांसद हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी की निगाह बनी हुई है। खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। ठाणे में श्रीकांत की सीट पर फिर बीजेपी ने ठोका दावा। लोकसभा चुनाव के पहले किसके लिए बैटिंग करेंगे एकनाथ शिंदे। खबर क्या कहती है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच टकराव के संकेत मिल रहे हैं। कल्याण डोंबिवली लोकसभा सीट पर बीजेपी ने दावा ठोका है, जबकि इस सीट पर एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे मौजूदा सांसद हैं। अब बीजेपी के नेता खुलकर इस सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि इस मुद्दे पर श्रीकांत शिंदे ने भी पलटवार किया है। श्रीकांत शिंदे का बयान आपके स्क्रीन पर। इंडिया टुडे की खबर, एकनाथ शिंदे के बेटे ने कहा है कि इस वक्त शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन जो है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है वो स्वार्थी राजनीति कर रही है। एक एक करके खबरों पर गौर कीजिए दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीकांत शिंदे पर हमला नहीं बोल रहे हैं, वो सीधा अपने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर हमला बोल रहे हैं और उनकी सबसे कमजोर नब्ज पर हमला बोल रहे हैं। कमजोर नब्ज यानी उनके बेटे श्रीकांत शिंदे पर और उनकी सीट पर दावा ठोका जा रहा है। यह सब क्या बतलाता है दोस्तों। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। यह खबर देखिए जो आपके स्क्रीन पर आ रही है। इस खबर के मुताबिक अभी आने वाले दिनों में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है महाराष्ट्र में, उस मंत्रिमंडल के विस्तार में एकनाथ शिंदे के यानी शिवसेना के 5 मंत्रियों को ड्रॉप किया जा सकता है। ये खबरें अपने आप में बतलाती हैं कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में रिश्ते बद से बदतर होते जा रहे हैं। और एक और चीज पर गौर कीजिए, इस पोस्टर पर गौर कीजिए दोस्तों।
ये पोस्टर जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि भाई केंद्र में नरेंद्र और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, डबल इंजन सरकार की तारीफ की गई थी। मगर क्या आप जानते हैं कि इस पोस्टर में देवेंद्र फडणवीस का जिक्र तक नहीं था, जबकि आप भी जानते हैं दोस्तों, आपने इस वक्त इससे पहले कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पर एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो उन्हें डोमिनेट करने के, उन पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह पोस्टर जारी किया गया है यह बतलाने के लिए कि भाई डबल इंजन की सरकार है और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे हैं और केंद्र में बीजेपी है। इस पोस्टर में कहीं पर भी देवेंद्र फडणवीस नहीं है। नतीजा यह हुआ है दोस्तों कि देवेंद्र फडणवीस नाराज हो गए हैं और इस खबर के मुताबिक यही वजह है कि वो कोल्हापुर नहीं गए, वो पत्रकारों के सामने भी नहीं आए। ये ना भूलें दोस्तों कि देवेंद्र फडणवीस पहले ही अपनी अहम को चोट पहुंचाकर राज्य के उप मुख्यमंत्री बने, क्योंकि अमित शाह ने उन्हें साफ तौर पर कह दिया था कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको राज्य का उप मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा। खबरें यह भी थीं जब अमित शाह ने उन्हें फरमान दिया था तो देवेंद्र फडणवीस फूट फूट कर रोए थे, फपक फपक कर रोए थे और अपने मन पर पत्थर रखकर, बोझ रखकर वो उप मुख्यमंत्री बने थे। नतीजा आप देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से ऐसी कई तस्वीरें सामने उभर कर आती हैं जब देवेंद्र फडणवीस उन पर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। एकनाथ शिंदे को भी एक तरफ अलग किया जा रहा है। तो एक बार फिर उन तमाम खबरों पर गौर कीजिए। पहली खबर कि आने वाले कैबिनेट विस्तार से एकनाथ शिंदे खेमे के 5 मंत्रियों को ड्रॉप किया जा सकता है। दूसरी खबर, भारतीय जनता पार्टी जो है एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की सीट पर दावा ठोक रही है। तीसरी खबर, एक पोस्टर जारी किया जाता है जिससे देवेंद्र फडणवीस का नाम गायब है। ये तमाम मुद्दे बता रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल इन महाराष्ट्र। तो सीधा और सरल सवाल, आखिर इसकी चर्चा होती क्यों नहीं है दोस्तों? और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, अब हम बात करते हैं हरियाणा की। जब से पहलवानों का आंदोलन हुआ है दोस्तों, वहां पर जेजेपी और बीजेपी में लगातार तनाव पैदा हो रहा है। हालात इस कदर बदतर हैं कि दुष्यंत चौटाला तो ये तक कहने लगे हैं कि ठीक है भाई, सरकार टूट गई तो टूट गई, कोई पार्टी दूसरी पार्टी पर एहसान नहीं कर रही है। मगर दुष्यंत चौटाला भी फंसे हुए हैं, वो जानते हैं उनके पास विकल्प नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दुष्यंत चौटाला ने दरअसल कहा क्या था। आपके स्क्रीन पर राज्य में स्थिर सरकार चलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में दोनों दलों के बीच गठबंधन किया गया था। गठबंधन करने के पीछे कोई मजबूरी और कोई निजी स्वार्थ नहीं था। दोनों पार्टियां गठबंधन में अगला विधानसभा और संसदीय चुनाव लड़ने को तैयार हैं और अगर किसी ने अपना मन बदल दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर दोनों पक्षों के बीच कोई कड़वाहट उभरती है तो हम खुशी खुशी अलग हो जाएंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा दोस्तों। तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन माननीय अमित शाह जी के घर पे हुआ था 10:30 बजे और मुझे लगता है दोनों पार्टियों ने एक दूसरे से चर्चा कर सहमति कर प्रदेश में गठबंधन किया था। मुझे नहीं लगता किसी ने किसी पे एहसान किया। प्रदेश कैसे समृद्ध होकर प्रगति के पथ पर चले, इस विजन के साथ दोनों पार्टियों ने मिलकर प्रदेश में सरकार चलाई। तो आपके जहन में एक सवाल होगा कि आखिर क्यों जेजेपी और बीजेपी के बीच में तनाव हो रहा है इस वक्त। तनाव की वजह सबसे पहले पहलवानों का प्रोटेस्ट, उसने दुष्यंत चौटाला पर जबरदस्त दबाव बना दिया है। और दूसरी और अहम बात आपके स्क्रीन पर बिप्लब देव, ये व्यक्ति जब से इनका हरियाणा में प्रवेश हुआ है, क्योंकि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें हटा दिया गया था, जब से हरियाणा में इनका प्रवेश हुआ है हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खबर क्या है कि तनाव क्यों हो रहा है। बीजेपी और जेजेपी के बीच तनाव की बात उस समय सामने आई जब भाजपा के हरियाणा प्रभारी बिप्लब कुमार देव ने इस हफ्ते दावा किया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता अपना अगला विधानसभा चुनाव उचाना से जीतेंगी। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस सीट पर दुष्यंत चौटाला का वर्चस्व है। तो जैसे उनका यह बयान आता है, दुष्यंत चौटाला जो है वो पलटवार करते हैं और क्या कहते हैं,
बाद में दुष्यंत ने यह कहते हुए जवाब दिया कि वो पेट दर्द वाले लोगों के लिए दवा नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी साफ किया कि उचाना उनकी कर्म भूमि है और वो अगले चुनाव का जवाब वहीं से देंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा में तनाव है, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में बद से बदतर हालात हैं। इन दोनों जगह पर हालात जो हैं वो बद से बदतर हो रहे हैं, मगर कोई भी गोदी मीडिया उसकी बात नहीं करेगा। चलिए, इन दो राज्यों में तो हालात राजनीतिक हैं, मगर मणिपुर, कल एक बार फिर 9 लोग मारे गए हैं दोस्तों, 9 लोग। अब तक 100 लोग मारे जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार यहां पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हालात को। क्या इसे मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए? अनर्गल मुद्दों पर डिबेट करना आसान है, मगर मणिपुर में जो हो रहा है उस पर सवाल उठाया जाना बहुत जरूरी है। मीडिया क्यों चुप है? यह खबर देखिए जो चिंता पैदा करने वाली है। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, खमेनलोक में गोलीबारी में 9 की मौत। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। खबर क्या है, ध्यान से सुनिए। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। राज्य के खमेनलोक इलाके में गोलीबारी के दौरान 9 लोगों की मौत हो गई। सेना के सूत्रों से जानकारी आई है। ANI न्यूज भी खबर बता रहा है दोस्तों, पूर्वी इंफाल के खमेनलोक इलाके में आज सुबह ताजा हिंसा में 9 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग घायल हैं। पोस्टमार्टम प्रक्रिया चल रही है। यह बात किसी और ने नहीं, शिवकांत सिंह जो SP इंफाल पूर्व हैं, उन्होंने यह जानकारी दी है दोस्तों। खबर क्या है, ध्यान से सुनिए। पिछले 24 घंटों में ताजा हिंसा भड़कने के बाद एक महिला सहित 9 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं। सूत्रों के मुताबिक खमेनलोक इलाके में देर रात फायरिंग की घटना में ये मौतें हुई। मणिपुर में दोस्तों 2 जो समुदाय हैं उनके बीच टकराव हो रहा है। हालात गृह युद्ध जैसे हैं। मणिपुर के इतिहास में इतने बदतर हालात कभी नहीं हुए, और ये तब जब मणिपुर के कई राज्यों ने भारतीय जनता पार्टी या उससे जुड़े दलों पर विश्वास जतलाया था। मणिपुर एक आदर्श मिसाल है डबल इंजन सरकार की। वहां पर हालात बदतर हैं, मगर मुझे डर तो कुछ और है दोस्तों। कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र में वही एक्सपेरिमेंट दोहराया जाए, क्योंकि याद करिए, महाराष्ट्र में चूंकि इनकी अपनी हालत खराब है, राजनीतिक तौर पर ये लोग दबाव में हैं, लिहाजा क्या हो रहा है, एक अरसे से महाराष्ट्र को ज्वलंत किया जा रहा है। महाराष्ट्र में हालात खराब किए जा रहे हैं। T राजा सिंह गली गली घूमकर भड़काऊ बयान देता है, बात वहां नहीं रुकती। फिर औरंगजेब को लेकर बवाल होता है, धारा 144 लगा दी जाती है, वहां टकराव होता है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि वो महाराष्ट्र जो एक शांतिपूर्ण राज्य रहा है, वहां हालात क्यों बदतर हो रहे हैं या बदतर किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो आज मैंने अपने कार्यक्रम में उठाया कि मणिपुर, महाराष्ट्र और हरियाणा तीनों जगह बीजेपी की डबल इंजन की सरकार खतरे में है, मगर मजाल है कोई गोदी मीडिया इस पर सवाल उठा ले। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।